Hey guys, what's up? It's Muskan. Welcome back to my channel, The Sake of Medicine. Today we are going to start cell injury, that is a topic from general pathology. But let me tell you, this will be a very brief video of cell injury, although it's a very lengthy topic. But we will cover the only the main points and pathogenesis of it, right? So let's get started. Okay, wait. Please subscribe my channel if you haven't yet. It takes so much time and effort of mine to make these videos, right? Okay, अब finally let's start. So let us now see what is cell injury actually it means, right? अच्छा, cell injury जो word है उसके word से ही पता चला होगा कि there is some injury to cell. Actually that was very dumb explanation. See, cell injury का definition के हिसाब से अगर मतलब देखें तो it is functional and morphologic effect of different types of stress on the cell, जो कि अलग अलग causes की वजह से हो सकते हैं and that will result in जो सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस रीड. Cell injury is defined as the functional and morphologic effects of a variety of stresses on the cell from various etiologic agents which result in changes in its internal as well as external environment. So now we will talk about the etiology of cell injury. अब सेल इंजरी का कॉज क्या क्या हो सकता है, तो जो मेन कॉज है ना, जो सेल इंजरी के सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल यही होता है हर केस में, मोस्टली केसेस में, तो हाइपोक्सिया एंड इस्टीमिया. हाइपोक्सिया एंड इस्टीमिया समटाइम्स लोगों को लगता है कि दे आर सेम. नो, बट देर इज़ थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. हाइपोक्सिया मतलब कि टिश्यू में ऑक्सीजन कम मिलना, और इस्टीमिया यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाना. तो दोनों में डिफरेंस तो है ना. हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम होना और इस्टीमिया मतलब ब्लड फ्लो कम होना. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि ये कैसे इफेक्ट करता है. पहले तो ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द सेल ड्यू टू इस्टीमिया. ठीक है, इस्टीमिया की वजह से ब्लड सप्लाई जो है सेल को कम हो जाएगा, तो सेल इंजरी होगी. सेकेंड इज हाइपोक्सिया में रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम अदर कॉजेज लाइक एनीमिया, लंग या हार्ट डिसीज. ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है तो भी भाई सेल इंजरी होगी. देन सेकेंड वन इज फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट उसमें कोई भी मैकेनिकल या थर्मल ट्रॉमा हो गया, रेडिएशन हो गया, या सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो गया, तो दैट कैन कॉज सेल इंजरी. नेक्स्ट उसका कॉज क्या है, केमिकल्स एंड ड्रग्स. तो केमिकल्स एंड ड्रग्स कैसे सेल इंजरी, कौन कौन से इटियोलॉजी सेल इंजरी क्रिएट करेंगे, तो दैट इज केमिकल पॉइजन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, ऑक्सीजन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड सॉल्ट, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Then some microbial agents like bacteria, rickettsia, virus, fungi, they can also cause cell injury. Immunological causes जैसे कि hypersensitivity reaction, anaphylactic reaction, autoimmune disease. अच्छा, anaphylactic reaction का मतलब क्या होता है कि जैसे इट इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, बट इसका थोड़ा डेफिनेशन अलग है. जैसे कि कोई भी प्रीवियसली सेंसिटाइज एंटीजन अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा और इससे दोबारा उसका एक्सपोजर होता है, तो जो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होती है ना, उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन. देन इज न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट, स्टारवेशन, फिर कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डिसऑर्डर हो गया, क्वाशियोरकर, मैरेस्मस, एनीमिया, वाइटामिन टॉक्सिसिटी, ये सब भी सेल इंजरी कॉज करेगा. देन एजिंग है. अब सेल का एज हो जाता है ना, तो वो जो रिपेयर और रेप्लिकेट होने की एबिलिटी होती है वो उसकी इम्पेयर हो जाती है, तो वो भी सेल इंजरी कॉज करेगा एंड दैट विल कॉज डेथ. नेक्स्ट इज साइकोजेनिक कॉजेज. ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, आईएचडी. आईएचडी मतलब इस्चेमिक हार्ट डिसीज. ठीक है, उससे भी सेल इंजरी हो सकती है. नेक्स्ट इज आइट्रोजेनिक कॉजेज. सी, आइट्रोजेनिक का मतलब होता है इट इज़ एन इल कंडीशन या सफरिंग ऑफ द पेशेंट बिकॉज ऑफ मिस्टेकन मेडिकल ट्रीटमेंट, या हेल्थ प्रोफेशनल्स की कुछ मिस्टेक की वजह से पेशेंट को जो भी सफरिंग आती है उसे हम आइट्रोजेनिक कॉज बोलते हैं. आइडियोपैथिक कॉज मतलब जिसका हमें कोई मतलब वो क्यों होता है ये पता ही ना हो, जैसे कि मोस्टली हाइपरटेंशन का कुछ हमें कॉज पता नहीं होता है, मेनी कैंसर्स जिसका हमें कॉज पता नहीं होता है, दे आर आइडियोपैथिक. सो नाउ एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी. ठीक है, और रिमेंबर दिस विल बी अ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. अभी भी बता रही हूँ कि ये ऐसे सेल इंजरी बहुत ही लेंदी टॉपिक है, जिसमें भी फ्री रेडिकल जो एक उसका पैथोजेनेसिस में टॉपिक होता है उसको हम जितना चाहे उतना डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी सारे को भी हम डिटेल में पढ़ सकते हैं. बट ये वीडियो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि अगर एग्जाम में सेल इंजरी सपोज इन 15 मार्क्स पूछते हैं तो व्हाट यू हैव टू राइट. ओके,
या सो इस्कीमिया और हाइपोक्सिया को अगर हम मेन कॉज लेके चलते हैं सेल इंजरी का, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज एटीपी जनरेशन। अब ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि इस्कीमिया हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन कम हो गया तो एटीपी कैसे बनेगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है ना। एरोबिक क्यों होगा, जब ऑक्सीजन होगा तब। यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो एटीपी कम हो गया। उससे 3 कंसिक्वेंसेज होंगे, डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, इंक्रीज्ड साइटोसोलिक कैल्शियम एंड टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्मेशन। अब ये फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कम हो गया, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये बताती हूँ कि इसका रीज़न ये है कि फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही मतलब अच्छा कंस्टिट्यूएंट है, उसके बिना सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड कम हो गया यानी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। साइटोसोलिक कैल्शियम अगर बढ़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, उससे माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होगी। अब इट कैन रिजल्ट इनटू 2 कंसिक्वेंसेस, फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन होगा और दूसरा प्रोटीएज का एक्टिवेशन होगा। तो फॉस्फोलाइपेज का मतलब क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज सी इट इज़ एन एंजाइम जो कि फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन करेगा। फॉस्फोलिपिड क्या था, जो सेल मेम्ब्रेन वाला मैंने बताया था ना। अब उसका डाइजेशन होगा तो भाई गड़बड़ हो गई ना, वही लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड हो गया और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। इन सब से होना क्या है, अल्टीमेटली मेम्ब्रेन डैमेज हो ही गया। अब दूसरी चीज़ थी प्रोटीएज एक्टिवेशन। प्रोटीएज एक्टिवेशन मतलब कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसका एक्टिवेशन होना। अब इट विल कॉज साइटोस्केलेटल इंजरी। कैसे, तो हमारा जो साइटोस्केलेटन है सेल ऑर्गेनल, वो बना होता है साइटोस्केलेटल प्रोटीन से। अब ये प्रोटीज आ गया, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, साइटोस्केलेटल प्रोटीन को, तो साइटोस्केलेटल इंजरी हो गई, वो भी मेम्ब्रेन डैमेज कॉज करेगा। अब तीसरा कंसिक्वेंसेस इज टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्मेशन। अब जैसे ये रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई, फ्री रेडिकल बन गया, अगर ये सेल में एक्यूमुलेट हो गया तो भी सेल इंजरी होनी है। वाई, बिकॉज ऑफ डीएनए डैमेज। अब इससे भी मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। अब मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो जो भी हमारा इंट्रासेल्युलर एंजाइम है उसका लिबरेशन हो जाएगा। तो उससे 3 चीज़ें होगी, न्यूक्लियर चेंजेस, पाइक्नोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस, ये आगे डिटेल में पूरा समझाती हूँ। सेल डेथ में माइलिन फिगर फॉर्मेशन एंड सीरम एंजाइम एस्टिमेशन। ये जो लिखा हुआ है ना SGOT, LDH, CPK, MB, CTN, ये सब ना दीज आर सीरम एंजाइम्स। अगर कुछ जैसे कोई डैमेज होता है ना बॉडी में, सपोज टिश्यू डैमेज हो गया या ऑर्गन डैमेज हो गया, तो अगर इनमें से ये जो एंजाइम है अगर ये प्रेजेंट हुए ब्लड में, तो ये एक डायग्नोस्टिक है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम इस बॉडी में हुई है ना। अब उसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं। या सो लुक हियर, SGOT मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज। सी जब कोई भी ये स्पेशली एंजाइम जो है हार्ट और लीवर में से निकलता है, मतलब सिक्रीट होता है, बट नॉट इन नॉर्मल कंडीशन। जब कोई डैमेज हो, हार्ट में डैमेज हो या लीवर में डैमेज हो, तब ये एंजाइम सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज LDH, इट स्टैंड्स फॉर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट फॉर टिश्यू डैमेज। नेक्स्ट इज CKMB, सी दिस इज एन आइसो एंजाइम ऑफ क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज के 3 आइसो एंजाइम होते हैं। लेट मी टॉक अबाउट दीज क्रिएटिन काइनेज। 3 आइसो एंजाइम कौन से होते हैं, पहला तो ये जो हमने पढ़ा CKMB, जो कि हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है। और जैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया हो या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ हो, तो उसके ब्लड लेवल में अगर CKMB का प्रेजेंस है तो इट मीन्स कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, राइट। CKMM भी होता है दूसरा फॉर्म, जो हार्ट और स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। CKB प्रेजेंट होता है जो ब्रेन और स्मूथ मसल में होता है, राइट। और सेकेंड वन, कार्डियक ट्रोपोनिन। सी कार्डियक ट्रोपोनिन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मतलब कार्डियक ट्रोपोनिन और कोई भी डिसीज में इंक्रीज नहीं होगा सिवाय मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया था तो उसके ब्लड में कार्डियक ट्रोपोनिन का लेवल हमें दिखाई देगा, मतलब इंक्रीज दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बायोमार्कर फॉर मायोकार्डियल इंजरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। 2 टाइप की सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में ये जो 4 मैंने लिखे हैं, इवेंट्स लिखे हैं, ये अकर होते हैं, बट उसको हम अच्छे से आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला रहेगा डिक्रीज्ड ATP जनरेशन, फिर इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस रिजल्टिंग इन न्यूक्लियर क्लम्पिंग, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप जिसमें 2 आएगा, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप एंड फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप। देन देर इज डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस कॉजिंग डिस्पोज्ड राइबोसोम। So let's
टॉक समथिंग जनरल अबाउट रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड सेल्यूलर एटीपी विच कॉजेज एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीडेशन। अगर इस्चीमिया हाइपोक्सिया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है तो इट कॉजेज रिवर्सिबल सेल इंजरी। सो द फर्स्ट थिंग विच अकर्स इज डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेल्यूलर एटीपी। अब जैसे इस्चीमिया हाइपोक्सिया है, वो क्या करेगा? सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई जो है सेल तक वो कम कर देगा, वही एटीपी जनरेशन कम होगा। इस्चीमिया में एरोबिक रेस्पिरेशन और जो हमारा ग्लूकोज अवेलेबिलिटी है वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है। इट कॉजेज फास्टर इफेक्ट ऑफ सेल इंजरी। अब हाइपोक्सिया जो कि कुछ और वजह से हो तो उसमें देर इज एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक एटीपी जनरेशन, मतलब एटीपी जनरेशन होगा बट बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक एटीपी जनरेशन। एंड इसका मतलब क्या होता है? जैसे एरोबिक में कितने एटीपीज बनते हैं? 36 एटीपी, बट यहाँ पे ओनली 2 एटीपीज बनेंगे इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एंड सो द इफेक्ट ऑफ सेल इंजरी इज लेस सीवियर। नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस कॉजिंग न्यूक्लियर क्लम्पिंग। अब देखो मैंने बताया था ना कि एनारोबिक ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा तो उससे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। तो सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। अब उस एक्यूमुलेशन की वजह से जो सेल का पीएच है वो कम होगा, मतलब कि एसिडिक होगा। दैट विल रिजल्ट इन क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल। तो अब बात आती है डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप की। अब जैसे देयर विल बी फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। नॉर्मली पहले तो पता है ना कि सोडियम का इफ्लक्स होता है, पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है। तो एक बार में जो है वो 3 सोडियम बाहर जाते हैं, उसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम एंटर करते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अब एटीपी तो भाई हमारे पास है नहीं उतना जितना चाहिए, तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उससे जो सोडियम है जो 3 बाहर जाने चाहिए वो नहीं जा पाएंगे, तो सेल के अंदर उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। और के प्लस जो कि अंदर आने चाहिए वो आ नहीं पा रहे। और आपको पता होगा कि सोडियम के साथ साथ वाटर का भी इफ्लक्स होता है, क्योंकि आइसोस्मोटिक बैलेंस बनाना होता है। सोडियम तो गया नहीं तो वाटर कैसे जाएगा? तो आइसोस्मोटिक कंडीशन नहीं रह पाएगी बैलेंस, राइट। सो देयर विल बी इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर वाटर, ओके। और ये क्या कंसिक्वेंस है? किसका कंसिक्वेंस है? सोडियम पोटेशियम पंप अगर फेल हो जाता है तो इट विल रिजल्ट इन दिस। नेक्स्ट इज कैल्शियम पंप के फेलियर से क्या होगा? मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, वो नहीं हमने पैथोजेनेसिस वाले चार्ट में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वेलिंग हो जाएगा। देन देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज। दिस विल ऑल्सो कॉल रिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्स्ट इज डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस कॉजिंग डिस्पर्स्ड राइबोसम। अच्छा, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शन होते हैं वो पता होने चाहिए। तो राइबोसम्स क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्ड मतलब मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन करेगा। और फाइनली गोल्जी एपरेटस क्या करेगा? उसका पैकेजिंग करेगा, ठीक है। अब जैसे कि हाइपोक्सिया ज़्यादा टाइम तक रहता है तो गोल्जी और ईआर की मेम्ब्रेन होती है वो स्वेलअप हो जाती है। अब वो स्वेल होने की वजह से ईआर जो रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसम्स लगे होते हैं ना वो छूट जाते हैं, दे डिटैच। एंड जो पोलीसम्स है दे विल कन्वर्ट इनटू मोनोसम। तो राइबोसम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो गए फ्रीली एंड उसका इनएक्टिवेशन हो गया। अब इनएक्टिवेट हो गए तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? तो ये गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस कॉजेज डिस्पर्स्ड राइबोसोम। अब बात आती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। जैसे रिवर्सिबल में अलग अलग इवेंट्स थे, इसमें भी है। कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, उससे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज। एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज, उससे क्या होगा? मेम्ब्रेन डैमेज। एक्टिवेट इंट्रासेलुलर प्रोटीएज, इट कॉजेज साइटोस्केलेटल डैमेज। एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लिएजेज, इट कॉजेज न्यूक्लियर डैमेज। लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दे कॉजेज लाइसोसोमल डैमेज, सेल डेथ एंड फेगोसाइटोसिस। लेट्स टॉक समथिंग जनरल अबाउट इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जब रिवर्सिबल सेल इंजरी ज़्यादा टाइम तक रहती है तो इट विल कॉज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ज़्यादा टाइम तक हाइपोक्सिया और इस्चीमिया रहता है तो भी वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है कि वापस से सब चीज़ फिर नॉर्मल में रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है, राइट। तो अब बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के इवेंट्स की। पहला है कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे कि कंटिन्यूड हाइपोक्सिया है उसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ,
ये इन्फ्लक्स कैसे हुआ, जैसे कि अगर हाइपोक्सिया होता है ना तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, ऐसे जाने चाहिए 3 सोडियम बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि एटीपी नहीं है हमारे पास, तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, और वो भी किसके साथ हो रहा है, ग्लूकोज के साथ को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब एटीपी का उसको ज़रूरत पड़ा नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि वो ग्लूकोज के साथ साथ ही अंदर आ गया। और उसके साथ जो आइसोस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज जो है ना वो भी ओपन अप हो जाता है, एंड सो कैल्शियम भी अंदर आने लगता है। क्यों अंदर आने लगता है, जो आइसोस्मोटिक बैलेंस है ना उसको बना के रखने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो गया, उसमें वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, देन देयर विल बी डिपॉजिट्स ऑफ एमॉर्फस कैल्शियम सॉल्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट इवेंट इज एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज कॉजिंग मेम्ब्रेन डैमेज। अब बताया था ना फॉस्फोलाइपेज मतलब इट इज़ एन एंजाइम जो कि फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन करेगा। फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन मतलब कि मेम्ब्रेन का डाइजेशन, बिकॉज फॉस्फोलिपिड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो कैल्शियम का इनफ्लक्स जो है वो बढ़ गया है, देन देर विल बी एक्टिवेशन ऑफ एंडोजीनस फॉस्फोलाइपेज कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। The third event is activation of intracellular protease causing cytoskeletal damage। अब ये प्रोटीएज मतलब क्या, प्रोटीन का डाइजेशन करे वैसा एंजाइम। अब वो साइटोस्केलेटल डैमेज कैसे करेगा, उसी पैथोजेनेसिस में बताया था कि हमारा जो साइटोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है साइटोस्केलेटल प्रोटीन से। अब वो प्रोटीन है तो प्रोटीएज है ये, अब ये प्रोटीन है तो ये भी तो प्रोटीएज है ना, वो क्या करेगा, इस साइटोस्केलेटल प्रोटीन का डाइजेशन कर लेगा, एंड दैट विल कॉज साइटोस्केलेटल डैमेज। See, cytoskeleton is damaged due to degradation by activated intracellular protease or by physical effect of cell swelling producing irreversible cell membrane injury. Fourth event is activation of endonucleases and that will cause nuclear damage. Nuclear damage 3 फॉर्म में होगा, पहले पाइक्नोसिस होगा, फिर कैरियोरेक्सिस होगा, एंड देन कैरियोलाइसिस होगा। पाइक्नोसिस मतलब जो न्यूक्लियस है उसका कंडेंसेशन होना, एंड देन इट विल अपीयर डार्क बेसोफिलिक। देन इज कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस मतलब न्यूक्लियस का जो है फ्रेगमेंटेशन हो जाना स्मॉल बिट्स में, एंड दे आर डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब दे विल बी विजिबल। बट कैरियोलाइसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर जो हमारा फ्रेगमेंट्स थे ना वो पूरे के पूरे डिजॉल्व हुए हुए दिखाई देंगे, ठीक है। Okay, so the final event is lysosomal hydrolytic enzyme causing lysosomal damage, cell death and phagocytosis। अब देखो lysosomal membrane rupture हो गया तो अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर एस्केप कर जाएंगे, एस्केप कर लिए उसके बाद उनका एक्टिवेशन हो जाएगा भाई, उसके बाद तो सेल का काम ही खत्म हो गया। वाई, बिकॉज दे डाइजेस्ट द सेल्यूलर कंटेंट, उसके बाद सेल का काम खत्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, एंड दैट कॉजेज सेल डेथ, राइट। सो हियर वी एंड आवर ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सेल इंजरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे तो टॉपर लोग अपना कंटेंट किसी को शेयर नहीं करते, बट फिर भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई नो यू पीपल विल, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।